ठीक है। सेक्शन 104 शुरू करना है। सेक्शन 104 सबूत के भार के विषय में बात करता है। ठीक है, क्या है सबूत का भार? पहले चैप्टर यहाँ से पार्ट 4 शुरू होता है। मैंने शुरू में बोला था कि इसमें 3 पार्ट है। इंडियन एविडेंस एक्ट में 3 पार्ट है जो कि सिलेबस में है। नए वाले लॉ में 4 पार्ट है, सिर्फ पार्ट को बढ़ा दिया गया बस। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है। और चैप्टर 7 बात करता है सबूत के बारे में। ठीक है, क्या है सबूत? नहीं, सबूत का भार, इसके बारे में क्या होता है सबूत का भार, पहले ये देखते हैं फिर आगे की तरफ चलते हैं। सबूत का भार क्या होता है? तो देखो, एक्स के खिलाफ कुछ हुआ है और वो वाई, मान लो एक्स के घर में चोरी हुई है। ठीक है, और एक्स साबित करना चाहता है कि वाई ने चोरी की है। ठीक है, तो सबूत का भार एक्स पे रहेगा, जो केस की शुरुआत करना चाहता है और पीड़ित भी हो सकता है। ठीक है, क्रिमिनल केस में कौन? पीड़ित, जिसके खिलाफ कोई क्राइम हुआ है, और सिविल केस में वादी। ठीक है, जो क्षतिपूर्ति पाना चाहता है। ठीक है, तो ये है सबूत का भार। एक सबूत का भार जो कभी नहीं बदलता और एक सबूत का भार है जो बदल जाता है। ये 2 चीज पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक, ओके। सबूत के भार के विषय में चैप्टर 7 में दिया गया है। सेक्शन 104 बोल रहा है, ठीक है, सबूत का भार ये वो बोल रहा है कि जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार मतलब लीगल राइट, जो हमने टॉर्ट में पढ़ा था, जैसे कि हमारी सुरक्षा का अधिकार, फंडामेंटल राइट की बात नहीं हो रही है, विधिक अधिकार। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी का राइट, संपत्ति का अधिकार हमारा विधिक अधिकार है, वोट डालने का अधिकार हमारा विधिक अधिकार है, सड़क पर चलने का अधिकार हमारा विधिक अधिकार है, इत्यादि। या दायित्व के बारे में निर्णय दे। कोई व्यक्ति न्यायालय से चाहता है कि वो किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है जिन्हें वह दृढ़ कथन करता है। और ये अधिकार और दायित्व कैसे साबित हो रहे हैं? उन बातों से साबित हो रहे हैं, उन कथनों से जिसको वो कह रहा है। तो उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। जबकि कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। ओके, चैप्टर 7 पार्ट 4। ओके, सबूत का भार। और सबूत का भार इसका है, सबूत के भार के विषय में इसका, ठीक है, सबसे पहला बोल रहा है सबूत का भार किसके ऊपर होता है। ठीक है, सेक्शन 104। ओके, सबूत का भार किसके ऊपर होता है? एक व्यक्ति है, वो न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय एक निर्णय दे किसी ऐसे अधिकार या दायित्व के बारे में जिसका वह व्यक्ति कथन कर रहा है। ठीक है, तो इन अधिकार या दायित्व को उसे ही साबित करना होगा और ये सबूत का भार उसी के ऊपर रहेगा जो ऐसा कथन करता है। ठीक है, जो ऐसा कथन करता है। ठीक, हाँ, फोन में थोड़ा सा तिरछा कर लोगे तो दिखेगा, नहीं तो मोबाइल से कनेक्ट कर लोगे तब भी दिखेगा। ठीक है, ओके।
नाउ और इसको एग्जाम्पल पढ़ते हैं और फिर समझते हैं क्या बोल रहा है एग्जाम्पल। ठीक है, उससे पहले बता दें कि ये वाला सबूत का भार नहीं बदलता है। ठीक है, ये वाला सबूत का भार कभी नहीं बदलता है। ये सबूत का भार बदलता नहीं है। ये सबूत का भार एक ही व्यक्ति पे रहता है और उसे ही देना पड़ेगा। अब देखो, अगर एक्स कोर्ट से चाहता है कि वो साबित, एक्स चाहता है कि ये जो जमीन है एम, ठीक है, न्यायालय निर्णय दे कि ये जमीन इसकी है और जो वाई का कब्जा है वो गलत है। ठीक है, वाई का उस पर कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अर्थात किसका अधिकार साबित करे, न्यायालय किसके पक्ष में निर्णय दे, यक्स के, तो यक्स ही कोर्ट में जाएगा, है ना। यक्स ही ये कथन कर रहा है कि जमीन मेरी है, तो एक्स को ये साबित करना होगा। हमेशा सबूत का भार ये हमेशा बना रहेगा। ठीक है, ये सबूत का भार हमेशा बना रहेगा जब तक केस चलेगा। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल, ए न्यायालय से चाहता है कि वह बी को उस अपराध के लिए दंडित करने का निर्णय दे जिसके बारे में ए कहता है कि वह बी ने किया है। ए को साबित करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल एक बोल रहा है कि ए चाहता है कि कोर्ट किसी अपराध के लिए बी को दंडित करे। ठीक है, मान लो बी के ऊपर चोरी का आरोप लगा है। ठीक, तो ए को कोर्ट में साबित करना होगा कि बी ने चोरी की है। इसके लिए सबूत कौन देगा, बी देगा कि हाँ सर मैंने चोरी किया, नहीं, ये ही देंगे, यही देंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं सबूत का भार। ये स्थायी होता है, बदलता नहीं है। ठीक है, हमेशा इन पर रहेगा कि ये साबित करें कि बी ने चोरी की है। ठीक है, ए न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण जिनके सत्य होने का वह कथन करता है और बी इनकार करता है यदि निर्णय दे कि वह बी के कब्जे की अमूल भूमि का हकदार है, तो का उन तथ्यों को साबित करना होगा। तो इससे पहले जो मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि ए चाहता है न्यायालय से कि कोई जमीन जो, एग्जाम्पल बी, ठीक है, कोई जमीन जो वाई के कब्जे में है, न्यायालय उसका अधिकार एक्स को दे दे, तो एक्स को साबित करना होगा कि वो उसका जो कथन वो कर रहा है कि जमीन वाई के कब्जे में जो है गलत है, उसको साबित करना होगा। ठीक है, ये था सबूत का भार। दूसरा है सबूत का भार किस पर होता है। तो अब कंफ्यूज हो जाओगे, अभी तो पढ़ा है ना कि सबूत का भार किस पर होता है, जो केस लेकर आया है। ठीक है, सीधी बात है, जो केस लेकर आया है उसी के ऊपर हो रहा है ना। बट सेक्शन 105 इसकी बात नहीं कर रहा। पहला बता रहा था सबूत का भार क्या होता है। ठीक है, 104 ने बताया सबूत का भार क्या होता है। सेक्शन 105 जो सबूत का भार बताएगा ये चेंज होता रहता है। क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, ओके, पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार, वाद और कार्यवाही लिखा है मतलब सिविल और क्रिमिनल दोनों। ठीक है, सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए। ये चेंज होता रहता है। ठीक है, सबूत का भार किस पर होता है, अभी हमने देखा जो केस लाता है। ठीक है, अब देखो, अगर एक्स वाई के खिलाफ चोरी का केस लाया तो एक्स को साबित करना होगा कि वाई ने चोरी की, और ये सबूत का भार एक्स पर हमेशा बना रहेगा जब तक वो केस है। ठीक है, ये बात सेक्शन 104 बोल रहा था। 105 बोल रहा है अगर इसने सबूत, एक्स ने सबूत दिया चोरी का, ये देखिए सर मेरे पास क्या कहते हैं, ये जो सामान है चोरी का सामान हमने वाई के पास से क्या किया है, बरामद किया है। ठीक है, तो वाई ने चोरी की। अब देखो, अब वाई के ऊपर भार आ गया कि वो इस सबूत को क्या करे, गलत साबित करे। और सबूत को गलत साबित कैसे करेगा, कोई दूसरा सबूत देकर। तो वाई सबूत दे सकता है, सर देखिए ये सामान मुझे जो है एम ने रखने को दिया था, उसने बोला वो आके ले जाएगा, मुझे पता नहीं था चोरी का है। ठीक है, ओके, सबूत का भार वाई चला गया।
104 क्या कह रहा है, अब भी सबूत का भार इसी के ऊपर है। अगर अब यक्स कुछ नहीं ना, एक्स सबूत देगा सर देखिए वाई जो है एम से मिले हुए थे, ये लोग प्लानिंग करके चोरी किए हैं। ओके, अब देखो सबूत का भार किस पे चला गया, वापस वाई पे चला गया। अब अगर वाई ने सबूत नहीं दिया तो वाई हार जाएगा, और जो पहला सेक्शन 104 सबूत का भार किस पे था, वादी पे है ना, विक्टिम पे, वो जीत जाएगा। अगर इसने सबूत दे दिया और फिर वादी या विक्टिम ने सबूत नहीं दिया तो वो हार जाएगा। तो ये वाला सबूत का भार बदलता रहता है, जो असफल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 104 जो है बताता है कि सबसे पहले सबूत का भार उस व्यक्ति पर रहेगा, सबसे पहले से लेकर सबसे अंत तक जो केस लड़ने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 105 बताता है सबूत का भार इधर उधर कब होता रहता है, हर पार्टी पे कब बदलता रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जो केस लड़ने गया सिर्फ वही सबूत दे सकता है। मान लो सबूत दे रहा है किसी को चोर साबित करने का, तो चोर के पास अधिकार नहीं है, चोर भी सबूत दे सकता है। ठीक है, तो वो 105 में देगा, वो आगे की प्रक्रिया में देगा। ठीक है, बी पर उस भूमि के लिए ए वाद लाता है जो बी के कब्जे में है, जिसके बारे में का दृढ़ संकल्प करता है कि बी के पिता सी ने वसीयत द्वारा ए के लिए दी गई है। यदि किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता तो ख इसका हकदार होगा कि वह अपना कब्जा रखे रहे, अतः सबूत का भार ए पर है। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ए कह रहा है कि एक व्यक्ति है ए, ये बी पर केस करते हैं कि इनके पास जो जमीन है इनके फादर की जमीन है और इनका कब्जा है उस पर। ठीक, फादर की जमीन है, अभी का कब्जा हो गया है। ए केस कर रहे हैं कि ये जमीन मेरी है क्योंकि जो बी के फादर थे इन्होंने वसीयत के द्वारा मुझे दे दी। अब सबूत का भार किसके ऊपर है, बी के ऊपर कि ए के ऊपर। तो अभी जस्ट केस स्टार्ट हुआ है, कथन कौन कर रहा है, ए कर रहा है ना, ए के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि अगर बी ने ये नहीं साबित किया कि वसीयत के द्वारा जमीन इनको मिली थी तो बी उस संपत्ति पर अपना कब्जा बनाए रखेगा, क्योंकि नेचुरली फादर की संपत्ति तो बी की ही रही होगी, है ना। अभी तो कह नहीं रहा कि संपत्ति मेरी नहीं है, केस बी ला नहीं रहा है ना। ओके ओके, विशिष्ट तथ्यों के बारे में सबूत का भार। किसी विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह कहता है कि उसके अस्तित्व के विश्वास करे, जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उबंधित न हो कि उस तथ्य का सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल बी को ए चोरी के लिए अभियोजन करता है और न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि बी ने चोरी की है, बी ने चोरी की स्वीकृति सी से की है। ए को यह स्वीकृति साबित करनी होगी। ठीक है, बी न्यायालय से चाहता है कि वह विश्वास करे कि प्रश्नगत समय पर वह अन्यत्र था, उसे यह भी साबित करना होगा। ओके, सेक्शन 106। ठीक है, किसी विशिष्ट तथ्य को साबित करना, किसी विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार किस पर होगा, तो दो पक्षकार है, वादी प्रतिवादी, या एक विक्टिम और एक अभियुक्त। ठीक है, क्रिमिनल मामलों में विक्टिम होगा पीड़ित और अभियुक्त होगा जिसने क्राइम किया, वादी प्रतिवादी सिविल केस में तो दो ही पक्षकार होते हैं। ठीक है, बट अगर ये कन्फर्म नहीं, कोई ऐसा विशिष्ट तथ्य आ रहा है कि कौन सबूत देगा, अभी तक तो हमने देखा कि जो असफल हो जाएगा वही सबूत देगा। ठीक है, ओके, बट यहाँ पर कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें ये कंफर्म नहीं कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा ऐसा विशिष्ट व्यक्ति है उन दोनों में से। ठीक है, वादी या प्रतिवादी, अभियुक्त या विक्टिम, कौन सबूत का भार देगा, कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट कहता है वह व्यक्ति जो न्यायालय से चाहता है, जो न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उसके द्वारा किए गए कथनों के अस्तित्व में विश्वास करे। ठीक है,
तो उसको साबित करना होगा। कोई व्यक्ति जो न्यायालय से कह रहा है कि न्यायालय उसके द्वारा कहे गए किसी कथन के या किसी साक्ष्य के अस्तित्व में विश्वास करे, किसी बात को बताने की कोशिश कर रहा है तो न्यायालय विश्वास करे। तो न्यायालय क्यों विश्वास करेगा? पहले आप साबित करो। एग्जाम्पल की थ्रू देखते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल ये कहता है कि एक्स जो है वाई पर चोरी का केस चलाया हुआ है और एक्स कोर्ट से कहता है कि देखिए सर, वाई ने जो है सी से चोरी की स्वीकृति की थी, सी से चोरी की स्वीकृति की थी। अच्छा, तो कोर्ट कहेगा अच्छा तो हम मान ले? नहीं, कोर्ट नहीं मानेगा। कोर्ट कहेगा ऐसा है ना, सी से की थी स्वीकृति, इसको भी तुम पहले साबित करो। अभी सबूत का आधार तुम्हारे पास है, सिर्फ तुम्हारे कह देने से सबूत का आधार तुम्हारे ऊपर खत्म नहीं हो गया, अभी भी सबूत का आधार तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। ओके, एक्स, ठीक है। फिर इसी के एक एग्जाम्पल में कहा जाए, ठीक है। इसी एग्जाम्पल में, सेम एग्जाम्पल में वाई फिर से कह रहा है, वाई कोर्ट से कह रहा है कि सर जब एक्स बोल रहे हैं कि मैंने चोरी की, या जब एक्स बोल रहे हैं मैंने सी से स्वीकृति की, जो भी ये साबित करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस समय मैं अन्यत्र था। अन्यत्र मतलब कहीं और उपस्थित था, मैं वो अपराध नहीं कर सकता था, या उस समय मैंने कैसे स्वीकृति की होगी, मैं तो साथ में था ही नहीं, है ना। मान लो कलकत्ता में अपराध हुआ और वो अमेरिका में था, सेक्शन 9 BNS और सॉरी BS से, एंड सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट। साबित करना होगा कि तुम साबित तो करो। तो कैसे साबित करेगा? जो भी उसके पास सिर्फ बोल देने से कि मैं कहीं और था, साबित नहीं होगा। अगला सेक्शन है साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए साबित किए जाने वाले तथ्य का साबित करने का भार। ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य के साक्ष्य के रूप में सामर्थ्य करने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर है जो साक्ष्य देना चाहता है। सेक्शन 107 कहता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे तथ्य को साबित करना चाहता है जिसको साबित करने के लिए किसी दूसरे तथ्य का साबित होना आवश्यक है, तो इसका भार भी उसी व्यक्ति पर होगा। सेक्शन 26 में हमने पढ़ा था मृत्युकालिक कथन। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है पहला, ठीक है। ए न्यायालय से साबित करना चाहता था, वो ये दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल ए सबूत लेकर आता है, सबूत लेकर आता है, एविडेंस लेकर आता है, ठीक है, बी के खिलाफ कि देखिए सर इन्होंने एक्स का मर्डर किया था, एक्स ने मृत्युकालीन कथन दिया है, देखिए मृत्युकालीन कथन दिया है, अतः बी को दंडित किया जाए। कोर्ट कह रहा है हम इसको सबूत के रूप में तब ग्राह्य करेंगे जब पहले तुम ये साबित करो कि एक्स की मृत्यु हो गई। अर्थात अगर आप कोई मृत्युकालीन कथन आपको साबित करना है तो पहले ये साबित करना होगा कि जिस व्यक्ति का मृत्युकालीन कथन आप साबित करना चाहते हो उसकी मृत्यु साबित करो। अगर वो जीवित होगा तो मृत्युकालीन कथन में उसका कथन नहीं आएगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल भी बोलता है कि एक्स कहता है और एक्स जो है सिविल केस में डॉक्यूमेंट का द्वितीयक साक्ष्य देना चाहता है। कोर्ट कहेगा हम द्वितीयक साक्ष्य तब ग्राह्य करेंगे जब पहले आप साबित करो कि उस डॉक्यूमेंट का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है।
ठीक है। आई थिंक आई नीड टू चेंज द रिकॉर्डिंग प्रोसेस। और ये 10 मिनट वाला बहुत गड़बड़ करता है, हम जानबूझ के किए ताकि हम चेक करते रहें कि बीच में बच्चों को ऐड किए तो कहीं रुके ना, बट रिकॉर्डिंग रुक गई थी। आई डोंट नो कहाँ से मैंने रोका है। ठीक है, लेकिन 108 से ही शुरू करते हैं। यहाँ से अगर रुका हो रिकॉर्डिंग तो सही होगा, नहीं तो फिर हम लोग रिवीजन करेंगे और देख लेंगे। ठीक है, 108 कहता है अगर कोई अपवाद का लाभ लेना चाहता है, ठीक है, कोई अभियुक्त है और कौन से अपवाद का, जो बीएनएस में अपवाद दिया हुआ है सेक्शन 14 to 44 या अन्य कोई अपवाद परंतु इस चैप्टर के अलावा दिया हुआ है बीएनएस के, तो उसको ये साबित करना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल 1 बोल रहा है कि अगर कोई कहता है कि मैंने जब हत्या की तो मैं स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं स्वस्थ मस्तिष्क का हूँ, मुझे अपराध समझ में ही नहीं आ रहा था, तो वो क्या कर रहा है, सेक्शन 22 ऑफ बीएनएस का फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। उसको क्या करना होगा, ये साबित करना होगा ना। नाउ सेक्शन 22 तो एक्सेप्शन वाले चैप्टर में है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला बोल रहा है कि जब मैं हत्या कर रहा था तो मैं अचानक और गंभीर प्रकोपन में हत्या किया हूँ। तो इससे क्या होता है, जब कोई इसका फायदा लेता है तो हत्या कहाँ चली जाती है, कल्पेबल होमिसाइड में चली जाती है, तो दंड की मात्रा में कुछ फायदा मिल जाता है ना, छूट मिल जाती है। ठीक, तो इसीलिए देखो यहाँ पर अपवाद सेक्शन 14 to 44 के अलावा अपवाद और परंतु भी दिया हुआ है। ठीक, जो कि हमको लगता है इतना सारा रिकॉर्डिंग छूटा था। ठीक है, ओके, 2 एग्जांपल बहुत है समझने के लिए, फिर अगला एग्जांपल टॉपिक देखते हैं। विशेषता ज्ञान ज्ञात तथ्यों को साबित किया जाना। कोई तथ्य जो किसी सिर्फ एक व्यक्ति को, जो कि वादी है या अभियुक्त है, उसी को ज्ञात होगा या किसी अन्य व्यक्ति को ज्ञात होगा, उसको साबित करना होगा। 109, पहले ये 106 में था इंडियन एविडेंस एक्ट में, तभी हम जस्ट वो लिख देते हैं। ठीक है, ओके, 109 बोल रहा है कि कोई तथ्य किसी व्यक्ति को विशेषता ज्ञान है। कोई तथ्य किसी व्यक्ति को विशेषता ज्ञान है, उस तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पे है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य उस आशय से भिन्न आशय से करता है जिस आशय के कार्य स्वरूप और परिस्थितियां इंगित करती है, तब उसका साबित करने का भार उस पर होगा। ठीक है, आप क्या कहते हैं, एक्स जा रहा था और वाई को पकड़ लिया। ठीक है, लोगों को लगा एक्स वाई को पीटने जा रहा है, जबकि एक्स जो है वाई से अपना चोरी का सामान वापस ले रहा था। ठीक है, तो ये ऐसे इसको साबित करना होगा, है ना। इसका दूसरा एग्जांपल बहुत अच्छे समझ में आएगा। दूसरा एग्जांपल कहता है बी पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। एग्जांपल बी बोल रहा है कि एक व्यक्ति हैं, ठीक है, इनका नाम है ए, ये ट्रेन से टिकट कर रहे थे, पुलिस ने इनको पकड़ लिया। ठीक है, अब पुलिस ने टिकट मांगा तो इनके पास टिकट नहीं है, कोर्ट में गए जब, ठीक है, कोर्ट ने कहा आपने टिकट क्यों नहीं लिया, इन्होंने कहा सर हमने टिकट लिया था, हम शुरू से बोल रहे हैं, तो कहाँ है टिकट, क्योंकि टिकट इन्होंने लिया था तो दिखाना ही नहीं पड़ेगा, अब इनके पास टिकट नहीं है, तो इन्होंने लिया था टिकट, ये साबित करने का भार इनके ऊपर ही है। तो ये जिस भी तरीके से लिए हों, जहां से रेसिप्ट निकलवाए हों, वहां से साबित कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको साबित करना होगा कि आपने टिकट लिया था। ठीक, उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। जब प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह दर्शित किया गया है कि वह 30 वर्ष के भीतर जीवित था, तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर होगा जो उसे अभिपुष्ट करता है। ठीक है, सेक्शन 1010, एक क्वेश्चन उठता है कि क्या कोई व्यक्ति जीवित है या मर गया है। ओके, और यह साबित किया जाता है कि पिछले 30 साल के अंदर वो जीवित था। 30 साल के अंदर मतलब चाहे 30 मिनट पहले जीवित था या 29 साल 11 महीने और जितने दिन होते पहले वो जीवित था। ठीक है, 30 साल के अंदर जीवित था। ठीक है, बट वाई आता है, कहता है कि नहीं सर ये तो मर चुके हैं। जो व्यक्ति है इसका नाम है यक्स, और वाई कहता है कि यक्स मर चुका है। ठीक, तो वाई को साबित करना होगा कि वो मर गया है। अब देखो इसको ऐसे हम कहानी की तरह थोड़ा सा समझाते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ताकि एक्स जो है पिछले 30 साल से राशन ले रहा है।
ठीक है, फ्री का राशन बांट रहा है। ओके, वाई ऑफिसर था राशन बांटने वाला, इसने इसके फैमिली पर केस किया, इसके भाई है ब्रदर, उस पर केस किया कि ये जो इसका भाई है ये इसकी जगह राशन ले रहा है। कोर्ट ने कहा कैसे आपको पता, क्या है, क्योंकि ये एक्स जो है 30 साल पहले मर चुका है। तो कोर्ट तो कह रहा है लेकिन राशन ले रहा है 30 साल से तो जिंदा ही होगा, है ना। तो वाई को साबित करना होगा कि एक्स मर चुका है, उसका डेथ सर्टिफिकेट बना होगा, डेथ सर्टिफिकेट तो नहीं बना होगा वरना राशन नहीं आता, बट हो सकता है कोई और तरीके से साबित कर दे, हो सकता है साबित कर दे। देखिए 30 साल में ये सिर्फ राशन ले रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं जीवित है, बोल रहे हैं मेरा भाई बाहर रहता है मैं उसका राशन पहुंचाता हूँ, बट ये जहाँ एड्रेस बोल रहे हैं वहां पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पिछले 30 साल से। क्या दिखा दें 30 साल पहले फला जगह एक्सीडेंट हुआ था वहां पर एक्स की बॉडी हुई थी, लेकिन इन्होंने इसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। ठीक है, तो ओके, ये होता है। अब देखो ये जीवन की अवधारणा कर रहा था, इसके बाद वाला मरने की अवधारणा करेगा। यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है जीवित है। ठीक है, जब प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में 7 वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में यदि जीवित होता तो स्वतः सुना होता, तब यह साबित करने का भार कि वह जीवित है उस व्यक्ति पर चला जाता जो उसे भी पुष्ट करता है। ठीक है, सेक्शन 101 ये मृत्यु की अवधारणा करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति जीवित है या मर गया है इस पर प्रश्न है, और 7 वर्ष से उसके बारे में कुछ नहीं सुना गया है, 7 वर्ष से किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना है। ठीक है, ओके। वाई आता है, कहता है सर एक्स जीवित है, लेकिन अगर एक्स जीवित होता तो सामान्यतः उसके बारे में कोई ना कोई, जैसे कि अगर हम जीवित हैं तो कोई ना कोई रिलेटिव फैमिली कोई ना कोई हमसे हमारे बारे में कुछ ना कुछ सुनता रहता है ना, सामान्यतः किसी ने कुछ सुना होता, बट किसी ने कुछ नहीं सुना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ वाई को साबित करना होगा कि एक्स जीवित है। एक केस है हिंदू मैरिज एक्ट में हम देखेंगे। ओके, हस्बैंड शादी के दूसरे दिन जाता है जहाज पे और वो जहाज डूब जाती है। ठीक है, सभी यात्री मारे जाते हैं। वाइफ 8 साल तक वेट करती है, फिर वाइफ दूसरी शादी कर लेती है। जिस दिन वाइफ शादी करती है हस्बैंड आ जाता है पहला वाला, और वाइफ उस आदमी के खिलाफ क्या कर देता है, केस कर देता है बहुविवाह का। कोर्ट कहता है आप 7 साल से गायब थे, आपके हम क्या करेंगे, मृत्यु की अवधारणा कर लेंगे। ठीक है, ओके। 7 साल से अगर कोई व्यक्ति गायब है तो उसके बारे में हम मृत्यु की अवधारणा कर लेंगे। ठीक है, नाउ अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एक्स अपने भाई के लिए राशन चाहता है। ठीक है, वाई कहता है मैं राशन नहीं दूंगा, तुम्हारे भाई का 7 साल से कुछ पता नहीं है और कैसे राशन दे दूं। एक्स बोलता है नहीं वो एक शहर है बगल में, मान लो लखनऊ में जाके रहते हैं, लखनऊ से बहुत मतलब हमारे गांव से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन मैं पहुंचा देता हूँ उनको राशन। वाई कहता है 7 साल से हमने नहीं सुना, आप झूठ बोल रहे हो। कोर्ट जाते हैं तो एक्स कहता है, एक्स को कोर्ट कहेगा सबूत दो कि वो जीवित है। ठीक है, ओके। जब प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति भागीदार, भूस्वामी और किराएदार या मालिक और अभिकर्ता है, पार्टनर्स हैं, भूस्वामी या किराएदार हैं, ठीक है, मालिक और अभिकर्ता हैं, तथा यह दर्शित कर दिया गया कि वे इस रूप में कार्य करते रहे हैं, यह तब साबित करने का भार कि क्रमशः इन संबंधों में परस्पर अवशित नहीं थे या अवस्थित नहीं रह गए हैं उस व्यक्ति पर है जो उसे अभिपुष्ट करता है। ठीक है, नाउ ये सबूत का भार ध्यान देना, इसमें 3 चीज की बात आ रही है। ठीक है, पहला कि क्या फला व्यक्ति पार्टनर्स हैं, दूसरा क्या मकान मालिक और किराएदार हैं, और तीसरा क्या नियोजक और अभिकर्ता हैं। ये तीनों हमने कहाँ पढ़ा है, टॉर्ट में पढ़ा है। ठीक है, प्रतिनिधिक दायित्व साबित करने के लिए पहले आपको ये साबित करना होगा। ठीक है,
नियोजक या अभिकर्ता या मालिक और या अभिकर्ता आप लिख सकते हो, ठीक है। नियोजक या अभिकर्ता है, ठीक है। तो हमने टॉर्ट में पढ़ा था कि नौकर के काम के लिए मालिक जिम्मेदार होगा, ठीक है। हमने पढ़ा नौकर के काम के लिए मालिक जिम्मेदार होगा, पढ़ा था ना, ओके। तो वो भी इसी में आ जाएगा। या तो अगर एक्स जो है, मान लो कि मालिक के लिए अपने काम कर रहा है, एक्स एक एजेंट है जो अपने मालिक के लिए गाड़ी चला रहा था, गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, और टॉर्ट में हमने पढ़ा है कि मालिक को क्या भरना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, है ना। लेट द सुपीरियर बी रिस्पोंडेंट, ओके। लेकिन मालिक कह दे रहा है हाँ मैं तो मालिक ही नहीं हूं इसका, मैं क्यों दूं, ठीक है। मालिक कह रहा है मैं मालिक ही नहीं, मैं तो इसको जानता ही नहीं हूं, हमारा ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। एक्स कहता है नहीं सर मैं इनका जो है एजेंट हूं, तो एक्स को क्या देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, ओ सॉरी साबित करना पड़ेगा कि मैं इन्हीं के लिए काम कर रहा था। एक मकान मालिक है, एक किराएदार है। मकान मालिक किराएदार से पैसा वसूलने जाता है, किराएदार पैसा देने को मना कर देता है। कोर्ट जाते हैं तो किराएदार कहता है ये मकान मालिक ही नहीं है, तो मकान मालिक को साबित करना पड़ेगा मैं मकान मालिक हूँ। किराएदार को अगर किराएदार पर क्वेश्चन आता है तो किराएदार को साबित करना होगा मैं किराएदार हूँ। पार्टनर्स पर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पार्टनर्स को साबित करना पड़ेगा, जो मना कर रहा है कि हम ये नहीं हैं उसको साबित करना पड़ेगा, ठीक है। ओके 113 स्वामित्व के बारे में बात कर रहा है। जो प्रश्न आया है कि कोई व्यक्ति ऐसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित है, तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पर होगा जो उसे अभिपुष्ट करता है। सेक्शन 113 कहता है स्वामित्व को साबित करने का भार किस पर होगा। तो एग्जाम्पल पहले समझ लो। पहले तो ये होगा जो क्या कहते हैं मना कर रहा है स्वामित्व से, उस पर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से बता रहे हैं इसको, देखो ए के पास जमीन है, ए पर इसका कब्जा है, ठीक है। एक्स जमीन, बी कहता है ये जमीन जो ए के कब्जे में है ये मेरी है, ठीक है, इसका कब्जा वैध नहीं है, तो साबित करने का भार किस पर होगा, बी पर होगा। सेक्शन 114 जहां पक्षकारों के बीच के व्यवहार में सद्भाव के बारे में प्रश्न है, जिनमें कि वे एक दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति में थे, वहां उस व्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार उस पक्षकार पर है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। जब पक्षकारों के बीच का जो संबंध है ना, जो पक्षकारों के बीच का रिलेशनशिप है वे विश्वास का है। जो पक्षकार हैं किसी केस के, ठीक है, सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल, उनके बीच जो संबंध था, जो रिलेशनशिप थी, वो सक्रिय विश्वास की थी, ठीक है। सक्रिय विश्वास की थी, मतलब आपस में इतना विश्वास था कि सामान्यतः लोग एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, जैसे गुरु और चेले का हो गया, ठीक है, माता पिता और बच्चों का हो गया, ठीक है, ओके। और उस विश्वास में कोई कार्य किया गया है, ठीक है, उस विश्वास में कोई कार्य किया गया है, तब यह साबित कौन करेगा कि हमने सक्रिय विश्वास का फायदा नहीं उठाया, ठीक है, ओके। तो जो व्यक्ति उस सक्रिय विश्वास की स्थिति में है उसको ये साबित करना होगा, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल ए बोल रहा है कि एक व्यक्ति है एक्स, ये अपने एडवोकेट पर केस करता है, ठीक है।
ये अपने एडवोकेट पर केस करता है कि मेरी जो जमीन मैंने इनको बेची है वो फ्रॉड से की गई थी, मैंने इन पर भरोसा कर लिया, ठीक है, सद्भाव भरोसे में कि कुछ गलत नहीं करेंगे, इन्होंने क्या किया, कम पैसे में वो जमीन मुझसे ले ली जो भी। तो अब अपने रिलेशनशिप का इन्होंने गलत फायदा नहीं उठाया है, सभी साबित करने का भार, साबित करने का भार एडवोकेट पे होगा। देखो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल में एक्स्ट्रा कहानी जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम्पल समझ में आए। ठीक, तुम लोग एकदम डिट्टो याद कर लेना, मेरी कहानी याद करने की जरूरत नहीं है। पुत्र द्वारा जो हाल ही में वयस्क हुआ है, पिता को किए गए किसी विक्रय का सद्भाव पुत्र द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है। संव्यवहार का सद्भाव को साबित करने का भार पिता पर है। ठीक है, एक सन है जो कि फिलहाल मेजर हो गया है, मतलब 18+ हो गया है। ठीक है, ओके, वो अपने फादर के ऊपर केस करता है कि मैंने फला प्रॉपर्टी इनको जो दी, बेची है, वो इन्होंने मुझसे जो है जबरदस्ती ले ली। ठीक है, या असमिया कसर डाल के ले ली, जो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि फादर थे, मैंने भरोसा कर लिया। तो फादर कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था, इन्होंने पूरे अच्छे से सोच समझ के खुद से बेचा था। ये साबित करने का भार फादर पर होगा। ठीक है, ओके ओके, सो सेक्शन 114 this chapter still holds meaning. Success. ठीक है, सेक्शन 115 कतिपय अपराधों के बारे में अवधारणा। ठीक है, जहां कोई व्यक्ति उपधारा 2 में निर्दिष्ट ऐसे किसी अपराध के किए जाने का अभियुक्त है, किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें उपद्रव को दबाने के लिए लोक व्यवस्था और बहाली और उसे बनाए रखने के लिए उपबंध करने वाले तत्समय प्रवृत्ति किसी अधिनियम में अधीन विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है, या किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें 1 महीने से अधिक के लिए लोक शांति में व्यापक विघ्न रहा है, और दर्शित किया जाता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में किसी स्थान पर ऐसे समय पर ऐसे सशस्त्र बल या बलों का जिन्होंने लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार सौंपा गया है सदस्यों पर, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, आक्रमण करने के लिए, उनका प्रतिरोध करने के लिए, या उस स्थान पर स्थान के अग्नायुधों या विस्फोटकों का प्रयोग किया था। ओके, भारतीय प्रयोग किया गया था वहां जब तक प्रतिकूल दर्शित नहीं किया गया, यह अवधारणा की जाएगी कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है। ठीक है, की सेक्शन 147, 148, 149 या सेक्शन 150 के अधीन कोई अपराध, आपराधिक षड्यंत्र, वीनस की धारा 149 या 150 के अधीन कोई अपराध करने का प्रयत्न है, उसका दुष्प्रेरण किया गया है, तो राज्य के विरुद्ध अपराधों की बात हो रही है। ठीक है, आई थिंक सो। ओके, एक बार मुझे बीएलएस में चेक करना पड़ेगा। तो कहीं पर अगर उपद्रव फैला हुआ है 1 महीने से अधिक के लिए, ठीक है, 1 महीना हो गया वहां शांति हुए, ठीक है, कहीं पर सशस्त्र बल लगा हुआ है, पुलिस लगी हुई है, ऐसे उपद्रव को कंट्रोल करने के लिए ये ऊपर वाले को, ठीक है, कहीं पर लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ठीक है, ऐसे क्षेत्र को जो विक्षुब्ध घोषित किया गया है, जहां शांति व्यवस्था नहीं है, हो सकता है दंगे फैले हों, है ना, या अन्य किसी कारण से पुलिस बल लगा हुआ है, तो एक व्यक्ति क्या करता है, या रुक जाओ, एक तो चीज और है, या सेक्शन 148, 149 या 150 के अधीन का क्राइम किया है, या सेक्शन 148 और 149 का प्रयत्न
या दुष्प्रेरण किया है। ठीक है, प्रयत्न या दुष्प्रेरण किया है। तो न्यायालय कह रहा है कोई व्यक्ति क्या करता है, ऐसे पुलिस बल पर हमला करता है जो ऐसे शांति व्यवस्था बनाए रखा है, ठीक है, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, या ऐसे पुलिस बल का प्रतिरोध कर रहा है ताकि उस शांति व्यवस्था में भंग पड़ सके। ठीक है, ठीक है, या तो ये तो क्राइम है ही, यहाँ पर बोल रहा है उस स्थान पर सिर्फ वो था, ठीक है, जहाँ पर ऐसे पुलिस नहीं, कोई व्यक्ति है जहाँ पर ऐसे पुलिस बलों के खिलाफ जब वो ऐसी लोक व्यवस्था या सुरक्षा कर रहा था, हमला किया गया, प्रतिरोध किया गया, उस स्थान पर वो व्यक्ति भी था। वो हमला कर रहा था कि नहीं कर रहा था इससे मतलब नहीं, वो व्यक्ति था, उपस्थिति, मात्र उपस्थित होना ही, इसके बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा कि वो व्यक्ति भी सिर्फ इसलिए कि वहां पर उपस्थित था, इन सभी कार्यों के लिए क्या है, दायित्वधीन है। ठीक है, ओके। जब तक प्रतिकूल दर्शित नहीं हो अर्थात उपधारणा कर रहा है, और सबूत का भार सबूत देकर इसको हटाया भी जा सकता है। विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मार्थ का निश्चायक सबूत है। सेक्शन 116 कहता है कि यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विधिमान विवाह के कायम रहते हुए या उसका विघटन होने के पश्चात माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर हुआ है, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह पुरुष का धर्म शिशु है, जब तक यह दर्शित न किया जाए कि विवाह के पक्षकारों का परस्पर पहुंच ऐसे किसी भी समय जब उसका गर्भधान हुआ नहीं था। ठीक, अगला है सेक्शन 116। अब बोल रहा है एक बच्चा है, ठीक है, इसका जन्म हुआ। जन्म कब हुआ, जब एक महिला, मेल एंड एक फीमेल, सॉरी, एक पुरुष एक महिला, एक मेल एक फीमेल क्या थे, विधिपूर्ण शादीशुदा थे, ठीक है, विधिपूर्ण विवाहित थे, तब जन्म हुआ है, या इस शादी का विघटन हो गया है। विघटन शब्द क्यों लिया गया है, तलाक क्यों नहीं लिया गया है, विघटन इसलिए लिया गया है कि हो सकता है कि पति मर गया हो, है ना, पुरुष मर गया हो, ठीक है, विघटन होने के बाद 280 दिन के अंदर बालक का जन्म हुआ हो, तो ये माना जाएगा कि ये जो बालक है, बालक में इसमें लड़की भी आएगी, ठीक है, ओके, उस पुरुष का धर्म संतान है, ठीक है, कौन से पुरुष का, जिसके साथ इसकी शादी हुई थी, या जो तलाक के बाद, तलाक से पूर्व इसकी पत्नी थी, या विवाह के विघटन से पूर्व, अगर विधवा है तो विधवा से पूर्व जिसकी पत्नी थी, 280 दिन के अंदर हो, जबकि उस स्त्री ने दोबारा शादी न की हो, ठीक है, ये भी याद रखना है, ओके। नाउ ये निश्चायक सबूत है, अगर ये साबित कर दिया गया कि बच्चा जो है शादी के बाद हुआ है, विवाह विधिपूर्ण विवाह के बाद हुआ है, या रिटर्न के 280 दिन के अंदर हुआ है, और महिला ने दूसरी शादी नहीं की है, तो ये माना जाएगा कि बालक उसी पिता का बच्चा है। निश्चायक सबूत सेक्शन 20 में हमने पढ़ा था, ठीक है, 7 साल से कम के बालक के लिए था, वो याद है तो, बेनेस के। और निश्चायक सबूत में क्या होता है कि सबूत नहीं देने दिया जाता, अगर कोई सबूत देना चाहता है कि ये बालक इसका पुत्र नहीं है तो सबूत नहीं देने दिया जाएगा, यहाँ तक कि स्वयं फादर अगर देना चाहता है तो उसको भी मना कर दिया जाएगा। लेकिन जो अपवाद इसके अंतर्गत आते हैं इसका सबूत दे सकता है। क्या अपवाद है कि अगर यह साबित कर दिया जाए कि उपर्युक्त जो भी परिस्थिति है, चाहे शादी हुई हो चाहे विवाह विघटन हुआ हो, ठीक है, इस बीच इनके बीच संबंध बनाने की परिस्थिति में ये दोनों इतने दूर थे कि संबंध नहीं बन सकता था, ठीक है, तो निश्चायक सबूत नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसका सबूत दिया जा सकता है कि संबंध बनाने के लिए वो
वहां पर उपस्थित ही नहीं था। अब एग्जाम्पल बताते हैं। मान लो एम और एफ की शादी हुई। शादी के दूसरे दिन एफ मतलब फादर चला गया बाहर, विदेश चला गया, ठीक है। और शादी उसके जाने के 1 साल बाद महिला को 1 साल बाद 12 महीने बाद, ठीक है, बालक हो रहा है, बच्चा हो रहा है। तो विवाह की स्थिति में हुआ है, तो निश्चायक सबूत होना चाहिए था कि फादर का ही बच्चा है, ठीक है। इसका सबूत नहीं दे सकते थे, है ना, सीधी सी बात है, बस इतना साबित कर देते। इसीलिए क्योंकि सबूत नहीं दिया जा सकता तो इसको मानना पड़ता। लेकिन अपवाद, अपवाद इसमें अलग से नहीं लिखा गया, उसी लाइन में नीचे लिखा गया, देखे, परस्पर पहुंच का समय नहीं था। अपवाद क्या है, पिता इतना दूर था कि पुरुष इतना दूर था कि महिला से परस्पर मिलन, परस्पर पहुंच बहुत दूर थी, तो बालक उसका हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये निश्चयक सबूत का भार यहाँ पर टूट जाता है, ठीक है। किसी विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण का उपधारणा। ओके, जब प्रश्न यह है कि किसी महिला द्वारा आत्महत्या करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है, ठीक है, और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी, और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, जो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, यह उदाहरणा कर सकेगा, सकेगा मतलब में, नॉट शैल, ठीक है, कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी। इस धारा में क्रूरता का वही अर्थ होगा जो भारतीय न्याय संहिता की 2023 की धारा 86 में है, ठीक है। जूनियर्स तुम्हारे पढ़ रहे हैं बीएनएस, तो उनको बीएनएस पढ़ा रहे हैं, मतलब उनका फर्स्ट सेमेस्टर क्या हो गया, क्रूरता फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है। हाँ, क्रूरता फर्स्ट सेमेस्टर में 86 सेक्शन 86, ठीक है, आईपीसी के हिसाब से देखना पड़ेगा। ओके, नहीं होगा क्रूरता, ओके। सेक्शन 117 कहता है किसी महिला की शादी हुई, शादी के 7 वर्ष के अंदर महिला ने आत्महत्या कर लिया, ठीक है, ओके। तो न्यायालय इस बात की उपधारणा करेगा कि उस महिला के प्रति क्रूरता की गई थी, उस महिला के प्रति क्या हुई थी, क्रूरता हुई थी, किसके द्वारा, पति या उसके रिश्तेदार के द्वारा, ठीक है, नातेदार लिखा है ना, ठीक है, ओके। देखो फिर से, हाँ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा तुमको ओके, तो किस चीज की न्यायालय यहाँ पे उदाहरणा कर रहा है कि उस महिला ने जो आत्महत्या कर ली है उसको ऐसे उसके पति या रिश्तेदार ने क्रूरता की थी, जिससे उस आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया था, उकसाया कर कुछ भी करके परेशान करके दुष्प्रेरित किया था, इससे उसने आत्महत्या कर ली, ठीक है, ओके। 7 वर्ष की अवधि के भीतर होना चाहिए, याद रखना है। एक चीज और है, न्यायालय उदाहरणा तो करेगा, कर सकता है लिखा है, देखो कर सकेगा, अगर न्यायालय चाहे तो ना भी करे, इसका मतलब ये होता है में है, ठीक है, कर सकेगा लिखा है, और लिखा है अन्य परिस्थितियों को भी ध्यान में रखेगा, एक तरफा कार्यवाही ना हो, ठीक है, एक तरफा कार्यवाही ना हो, इसलिए अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा। शुरू से ही मान लो कि अन्य कोई कारण था, उसकी वजह से उसने सुसाइड किया, उसमें मान लो
वो अकेले ही रहती थी, पति और रिश्तेदार से बहुत दूर रहती थी, वो थोड़ा मानसिक रूप से परेशान थी, हो सकता है वो मेंटली बीमार थी, या अन्य कोई कारण हो, या उसने खुद ही सुसाइड कर लिया खुद की अपनी कोई गलती से, है ना। इसलिए यहाँ पर मे का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, ओके ओके। अब आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित क्यों किया था? क्योंकि 7 वर्ष की अवधि के भीतर जो है उसके नातेदार ने, पति ने उसके साथ ऐसी क्रूरता की थी कि उसने सुसाइड कर ली। तो उस सुसाइड को क्या माना जाएगा? आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण माना जाएगा, कि वो लोगों की क्रूरता से इतना परेशान हो गई थी कि उसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, दहेज मृत्यु के बारे में उदाहरणा 118। दहेज मृत्यु को सेक्शन 80 बीएनएस में परिभाषित किया गया है। ठीक है, जब प्रश्न यह है कि क्या किसी महिला की दहेज मृत्यु कारित हुई है, तो यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के तुरंत पहले ऐसे व्यक्ति ने दहेज की मांग की थी, या उसके संबंध में उस महिला के साथ क्रूरता की थी, उसको तंग किया था, जो न्यायालय यह अवधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज की मांग की थी। देखो यहाँ व्यक्ति शब्द यूज हुआ है, ना पति ना रिश्तेदार। ठीक है, क्यों यूज हुआ है अभी हम बता रहे हैं। सेक्शन 118 डाउरी डेथ की बात करता है, दहेज हत्या की। ठीक है, डाउरी डेथ की उदाहरणा की बात करता है, और कोई महिला, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई। क्रूरता के लिए 7 साल की टाइम लिमिट दी गई थी, इसमें टाइम लिमिट हमको नहीं दिख रही। ठीक, किसी महिला ने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया, या किसी महिला ने की मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है। ठीक है, तो किसी महिला की, शादीशुदा महिला की जो कि मैरिड है, उसकी क्या हो गई? डेथ। ठीक, तो और कोर्ट के सामने प्रश्न गया कि एक व्यक्ति है, इसने इससे दहेज मांगा था। यहां पर एक शब्द याद रखना है, ये प्रश्न यह है कि व्यक्ति ने किसी महिला को दहेज मृत्यु कारित किया और दर्शित किया था कि मृत्यु के तुरंत पहले, ये शब्द देखो, उस व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की है। नहीं, अगर उस व्यक्ति ने, जब उसने महिला की मृत्यु हुई है, महिला की मृत्यु से तुरंत पहले, मतलब 1 सेकंड पहले नहीं। ठीक है, 1 सेकंड या 1 मिनट पहले नहीं, महिला की मृत्यु से तुरंत पहले, मतलब इतना समय पहले कि महिला उस चीज से परेशान हो जाए। ठीक है, महिला गुस्से में आके सुसाइड कर ले, या किसी ने उसको मार दिया दहेज की लालच में। ठीक है, ये नहीं कि 6 महीने पहले मांगा था, 7 साल पहले मांगा था, है ना। तुरंत पहले उससे मांग की थी, तुरंत पहले दहेज की मांग की थी, इसलिए महिला की मृत्यु हुई है, या उसकी मृत्यु कारित की गई है, जो भी है, तो उसको डाउरी डेथ कहा जाएगा। ठीक है, कोर्ट क्या करेगा? अवधारणा करेगा। सेल, न्यायालय कतिपय तथ्यों का अस्तित्व उद्धारित कर सकेगा। न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उद्धारित कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण और लोक और प्राइवेट कारोबार के साधारण अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए संभाव्य है। सेक्शन 119 कहता है कि न्यायालय कुछ चीजों की उद्धारणा करेगा। ठीक है, में कर सकेगा। कौन से फैक्ट हैं जिनकी उद्धारणा कर सकेगा? जो प्राकृतिक घटना से संबंधित हो। ठीक है, प्राकृतिक घटना के साधारण अनुक्रम में हो। ठीक है, या मानवीय आचरण पर आधारित हो, कि हाँ इन्होंने ऐसा किया होगा, जो सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। ठीक है, या किसी पब्लिक या प्राइवेट कारोबार के अनुक्रम में हो। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें भी एग्जाम्पल अच्छे खासे हैं। पहले आई थिंक 140 में था शायद सेक्शन। ओके, तो सेक्शन 114 में था आई थिंक एग्जाम्पल। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक, एक्स से चुराया हुआ माल चोरी के तुरंत बाद प्राप्त होता है।
ठीक है, चुराया हुआ माल प्राप्त होता है। तो न्यायालय अवधारणा करेगा कि इन्होंने चोरी की है, क्योंकि चोरी का माल तुरंत तुमको मिला है। हाँ, अब ये साबित सबूत से कर सकते हैं कि सर मुझे किसी ने रखने को दिया था या मुझे रास्ते में गीला मिला, वो बात अलग है। न्यायालय प्रथम यही उदाहरणा करेगा इन्होंने चोरी की है। ठीक, न्यायालय यह उदाहरणा करेगा कि जो सह अपराधी बयान दे रहा है, ठीक है, वो योग्य नहीं है और इसको किसी अन्य सबूत से भी जांचा जाना चाहिए। जैसे हो सकता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरे वाले को दंडित कराकर खुद सरकारी गवाह बन के सबूत देकर बचना चाह रहा है दंड से, है ना, इसलिए। तीसरा एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, ये कह रहा है कि एक सबूत पेश करने को ए से कहा गया कि आप दस्तावेज लाइए, ठीक है, बट ए से कहा गया, बट ए ने सबूत पेश नहीं किया, सबूत पेश नहीं किया, ठीक है। तो न्यायालय यह अवधारणा कर सकेगा कि वह सबूत जो है ए के खिलाफ ही रहा होगा, इसीलिए पेश नहीं कर रहा। ओके ओके, नाउ सेक्शन 120 बलात्संग के कतिपय अभियोजन के सम्मति के न होने की अवधारणा करेगा। बीएनएस की धारा 64(2) के अधीन रेप के किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन का किया जाना साबित हो जाता है, या प्रश्न कि क्या उस महिला की जिसके बारे में अभिकथन किया गया उससे रेप किया गया है, सम्मति के बिना किया गया था, या ऐसी महिला न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहां न्यायालय उदाहरण करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। ठीक है, ओके। सेक्शन 120 रेप पीड़िता केस में अगर आई है और वो कह रही है कि उसने सहमति नहीं दी, ठीक है, उसके साथ जो ये चीज हुई, घटना हुई है, और क्वेश्चन किया गया कि क्या तुमने सहमति दी थी, उसने कहा सहमति नहीं दी, कोर्ट ये मान के चलेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी, उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। ठीक है, हाँ, ओके ओके। अब चैप्टर 8 बंद आता है, 121, 122 और 123 हम लोग करेंगे मंडे को, क्योंकि मेरी तबीयत अभी, कल क्लास नहीं रहेगी, ठीक है, कल क्लास नहीं रहेगी, और कल कल नहीं, परसों भी क्लास नहीं रहेगी। कल तो करवा चौथ है और हम थोड़ा हॉस्पिटल में रहेंगे विथ हेल्थ इश्यू, और फिर सैटरडे को बेड रेस्ट पे रहेंगे और फिर हम मंडे को क्लास लेंगे। ठीक है, चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, काफी लंबी क्लास हो गई क्या। सेक्शन 104 टू 120, चलो शुरू करते हैं। ठीक, सबूत का भार के विषय पूछ रहा है, चैप्टर 7 है पार्ट 4 का, और सबूत का भार से संबंधित है सेक्शन 104 टू 120, अराउंड 17 सेक्शन है इसमें। 104 सबूत का भार की बात करता है, ऐसा कथन जिस पर कोई व्यक्ति किसी अधिकार या दायित्व को साबित करना चाहता है, स्पेशली जो व्यक्ति केस लेकर जाता है कि उसके साथ कुछ हुआ है, सामने वाले ने कोई उसके साथ कुछ कांड किया है, उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली इत्यादि, तो उसको ही सबसे पहले सबूत का भार रहेगा। और ये सबूत का भार बदलता नहीं है, क्योंकि भाई जो कोर्ट में गया है, ठीक है, ये उसके ऊपर ये साबित करने का भार रहता है कि जिस चीज के लिए वो कोर्ट में आया है उसके साथ वो हुआ है ना, तो वो वाला सबूत का भार, उस अधिकार या दायित्व के सबूत का भार उसी पर बना रहेगा। ठीक, 105 ये चेंज होता रहता है, इसमें सबूत का भार चेंज होता रहता है, क्योंकि देखो सबसे पहले मान लो पीड़ित गया और उसने कहा कि वाई ने एक्स की हत्या की है, एक्स की वाइफ गई है
ठीक है, वो पीड़ित है। उसने कहा वाई ने एक्स यानी कि मेरे हस्बैंड की हत्या की है। तो ये तो उस वाइफ के ऊपर रहेगा प्रूव करने का, प्रोसिक्यूशन पे रहेगा, ठीक है। लेकिन ये 105 वाला ये सबूत का भार बदलता रहता है। ये कहता है कि अगर जिस पार्टी के ऊपर सबूत का भार जा रहा है, सबूत दे रही है, जो पार्टी सबूत दे रही है, तो दूसरी पार्टी हार जाएगी अगर उस सबूत से उस बात को कट नहीं करेगी, ठीक है। तो सबूत का भार उस पर चला जाएगा। अगर फिर उसने कोई सबूत दिया तो दूसरे पर चला जाएगा, ठीक है। जैसे एक्स साबित, मान लो उसकी वाइफ साबित कर दे, ठीक है, ओके, दिखाए कि ये देखिए इस हथियार से वाई ने, क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड की हत्या की। अब वाई सबूत देता है कि देखिए सर, जिस दिन ये हत्या का कह रही हैं उस दिन तो मैं इस देश में ही नहीं था। तो वाई सबूत देती है, सर ये देखिए ये इसी में थे। फिर वाई पे सबूत का भार चला जाएगा, ठीक है, वापस। अब वाई हार सकता है, ठीक है। जब भी सबूत का भार इधर से उधर हो रहा है, ठीक है ना। जो पक्ष सबूत नहीं देगा वो हार जाएगा, ठीक है। और 104 कहता है जो अधिकार या दायित्व लेकर कोर्ट में गया है, सबसे पहले सबूत का भार उस पर रहता है। वो फैक्ट ऑफ इश्यू का साबित करने का भार उस पर रहता है, ठीक है। कोई विशिष्ट तथ्य का भार, विशिष्ट तथ्य कैसे हो गया, किसी से कोई कार्य, ठीक है, सॉरी, किसी से कोई कार्य, कोई अस्तित्व में विश्वास, कोई ऐसी बात जिसका सबूत कोई थर्ड पार्टी दे सकता था, ठीक है। किसी ऐसे अस्तित्व के विश्वास को कोर्ट में साबित करना है, उस चीज को 106 में साबित करना होगा। जैसे ए कोर्ट से कहता है कि बी ने अपनी अपराध का स्वीकृति सी से किया है, तो कोर्ट कहता है साबित करो स्वीकृति की है कि नहीं, तुम्हारे कहने से नहीं मान लेंगे हम, ठीक है। 106 किसी ऐसे तथ्य का किसी अन्य तथ्य, उसी तथ्य से, ठीक है, किसी ऐसे तथ्य का साबित किया जाना जिसके लिए किसी अन्य तथ्य का साबित किया जाना आवश्यक है, ठीक है। जैसे मृत्युकालिक कथन, अगर हमें कोर्ट में मृत्युकालिक कथन साबित करना है तो पहले हमें यह साबित करना होगा, ठीक है, कि मृत्यु हो गई है, ठीक है, ओके। अपवाद का लाभ, अगर कोई बीएनएस में अपवाद का लाभ लेना चाहता है कोई अभियुक्त, तो उसको ही साबित करना होगा 108 में कि उसने उसका कार्य अपवाद में आता है, ठीक है। 109 किसी विशिष्ट ज्ञान के बारे में बात करता है, जैसे कि अभियुक्त को ही उस चीज का विशिष्ट ज्ञान रहा हो या किसी व्यक्ति को विशिष्ट ज्ञान रहा हो। जैसे कि टिकट, किसी व्यक्ति से के ऊपर केस चलता है कि उसने बिना टिकट की यात्रा की, वह व्यक्ति कहता है नहीं मैंने टिकट खरीदा था, तो भैया साबित करो 109, ठीक है। सबूत का भार तुम्हारे ऊपर है। 1010 जीवन की उदाहरणा करता है कि कोई व्यक्ति जिसके बारे में ये ज्ञात है 30 साल से उसके बारे में कुछ सुना या समझा गया था, एक व्यक्ति कहता है नहीं तो वो मर गया है, तो जो व्यक्ति कहता है वो मर गया है उसको साबित करना होगा कि वो मर गया है। कोई व्यक्ति जिसके बारे में 7 साल से कुछ नहीं सुना गया, सामान्यतः अगर वो जीवित होता तो वो सुना गया होता, ठीक है। तो ये मृत्यु की उदाहरणा करता है। तो एक व्यक्ति कहता है नहीं वो जीवित है, तो जो कह रहा है कि वो जीवित है उसको साबित करना होगा। 112 रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स, मकान मालिक और किराएदार, नियोजक और अभिकर्ता को साबित करने की बात करता है। 113 स्वामित्व साबित करने का भार किस पर होगा, तो जो व्यक्ति कहता है कि जो व्यक्ति किसी के स्वामित्व को नकारता है उसके ऊपर होगा। ओके 114 अगर संबंध सक्रिय विश्वास का था, इस स्थिति में कोई कार्य किया गया है तो सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसे सक्रिय विश्वास से कुछ फायदा हुआ है या कुछ कार्य कराया गया है, ठीक है। 115 कहता है कि कहीं पर अगर कोई उपद्रव मचा हुआ था, कुछ अशांति फैली हुई थी, सेक्शन 148, 149, 150 का अपराध हो रहा था, या 148, 149 का दुष्प्रेरण या प्रयत्न हो रहा था, ठीक है। इस बीच वहां पर पुलिस फोर्स स्थित थी, उसको शांत करने के लिए उस पुलिस फोर्स पर हमला किया गया या उनके द्वारा किए जा रहे शांति के प्रयत्नों को रोकने का प्रयत्न किया गया, तो उस भीड़ में अगर कोई व्यक्ति उपस्थित है तो न्यायालय अवधारणा करेगी कि वह व्यक्ति भी उन अपराधियों में आएगा जिसने ऐसा किया। अब अगर वो व्यक्ति कहता है कि नहीं सर मैं तो बस उस रास्ते से निकल रहा था, तो ये सब साबित करने का भार, साबित क्यों बोल रहे हैं बार बार, हम साबित करने का भार उसके ऊपर होगा, ठीक है।
अब देखो, कोई बच्चा जो पैदा हुआ है वो मेल फीमेल के विधिपूर्ण विवाह के दौरान पैदा हुआ है या उनके विवाह विघटन के 280 दिन के अंदर पैदा हुआ है जब महिला ने दूसरी शादी नहीं की है, तो यह एक निश्चायक सबूत है कि यह बच्चा उसी पुरुष का बालक है। ठीक है, उसी फादर का बच्चा है। अपवाद जो कि इसमें है नहीं, लेकिन हाँ इसी में लाइन में लिखा हुआ है कि हम निश्चायक सबूत में निश्चायक सबूत के रूल में हम सबूत देकर उसको कट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर यह साबित कर दिया जाए कि वो इतनी दूर थे कि उनके बीच परस्पर पहुंच ही नहीं हो सकती थी, तो बालक उसका नहीं है, इसके लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा। ठीक है, 117 महिला जिस विवाह के 7 वर्ष के अंतर्गत आत्महत्या कर लेती है, ठीक है, न्यायालय अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये उदाहरणा कर सकेगा में है कि उसको ऐसी आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया था, अगर ये साबित हो जाता है कि उसके पति या उसके रिश्तेदारों ने उसके साथ क्रूरता की थी। ठीक है, 118 डाउरी डेथ की बात करता है, और अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, शादीशुदा महिला की, और उससे ठीक पूर्व किसी व्यक्ति ने उससे दहेज की मांग की थी, तो उसको डाउरी डेथ माना जाएगा। यहाँ याद रखना किसी व्यक्ति का शब्द का यूज हुआ है। ठीक है, 119 कहता है कि न्यायालय कुछ प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण या पब्लिक या प्राइवेट बिजनेस के संबंध में, कारोबार के संबंध में कुछ अवधारणाएं किसी तथ्य के बारे में कर सकेगी। जैसे किसी के पास अगर चोरी का माल प्राप्त होता है तो न्यायालय अवधारणा करेगी कि हाँ चोरी किसी ने की है, उसके बाद वो उसका सबूत देकर उसको खंडित कर सकते हैं। ओके, न्यायालय ने किसी से कहा कि आप फला सबूत पेश कीजिए। अगर आप कह रहे हैं, जैसे कि ए कह रहा है कि बी के पास जो संपत्ति है ये मेरी है, ये मुझे वसीयत से मेरे फादर ने दे दी। बी कहता है नहीं, इनके फादर ने मुझे बेच दी थी। तो कोर्ट कहता है बी से लाओ कागज दिखाओ, अगर तुमको बेची थी तो। बी कागज नहीं दिखाता, तो न्यायालय यहाँ अवधारणा कर लेगा कि जब ये कागज इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, है ना, क्योंकि हो सकता है कि इनके पास कागज हो ही ना, इनके विरुद्ध ही अवधारणा करेगा। इन सब का अपवाद है कि ये सब खंडनीय अवधारणाएं हैं। ठीक है, इनको सबूत देकर तोड़ा जा सकता है। सेक्शन 125, अगर रेप का केस चल रहा है और महिला कह रही है कि उसके साथ जो ये कृत्य हुआ है उसमें उसकी सहमति नहीं थी, तो न्यायालय यह धारणा करेगा कि उसकी सहमति नहीं थी। ठीक है, ओके, ये था चैप्टर 7 पार्ट 4, सेक्शन 104 टू 120। और हम लोग फिर से इसको देखेंगे एक बार क्वेश्चन आंसर सीरीज में, आज की क्लास में नहीं। चलो फिर थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ हम लोग मंडे को क्लास लेंगे। ओके।